जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हगल केमिस्ट्री के इस YouTube चैनल पे, जहां हमने प्रारंभ बैच का सीरीज चला रहे थे और हमने देखा था लास्ट लेक्चर में जो हमने कवर किया था। क्या कवर किया था? हमने डिटर्मिनेशन ऑफ SP&D ब्लॉक देखा था और उसका पीरियड ग्रुप वगैरह जो भी था वो हमने निकालना सीखा था। और हमने आपको बोला था हम एटॉमिक साइज को लेकर के नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शिल्डिंग इफेक्ट। इसको देख लेते हैं और इसके बाद एटॉमिक साइज वाले टॉपिक को देख लेंगे। पहले समझिएगा, पहले एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए क्या है। थ्योरी आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है, देख लीजिए। थ्योरी दिख रहा होगा, आई मीन देखिए जरा, मैं इसको और छोटा कर देता हूँ। देखिए अब दिख रहा है, ठीक है। देखिए थ्योरी क्या कहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जो है सो हम जेड स्टार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड स्टार से डिनोट करते हैं। और शिल्डिंग कांस्टेंट को हम सिग्मा से लिखते हैं। तो थोड़ा थ्योरी समझ लीजिएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में हो सकता है लिखने के लिए आ जाए। और समझिएगा क्या कहता है थ्योरी। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, इसका मतलब क्या हो गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम outer most electron are attracted by nucleus and repelled by inner electrons, and these inner electrons will work as a shield or a screen around the nucleus, so the outermost electron experiences less attraction, ठीक है। Hence this effect is called screening effect or shielding effect, and the force of attraction actually experienced or felt by outermost electron is called effective nuclear charge, ठीक है। पहले समझिए इसको डायग्राम से। देखिए डायग्राम बना ही लेते हैं, देखिए, ठीक है। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहते हैं। सर्कल नहीं बन रहा है भाई, ठीक है, बस समझना है अपने को, ठीक है। देखिए ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, इसके अंदर क्या होता है? प्लस चार्ज भरा होता है। मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक बात समझिए सबसे पहले। मान लीजिए यही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मोनो इलेक्ट्रॉन एटम है। तो यहाँ तो डायरेक्ट अट्रैक्शन होगा। डायरेक्ट ये प्लस चार्ज या माइनस चार्ज के बीच में क्या हो जाएगा? डायरेक्ट अट्रैक्शन होगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए, देखिए अगर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? देखिए ये इस प्लस चार्ज मतलब बोले तो इस न्यूक्लियस का और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। समझिएगा, अट्रैक्शन को हम ए से लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? दोनों का सेम चार्ज नहीं है यार, दोनों का सेम चार्ज नहीं, माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, क्या कहने का मतलब, देखो पहले समझना, मल्टी outermost electron are attracted by the nucleus and repelled by inner electron, यही हो रहा है। क्या हो रहा है? देखो इलेक्ट्रॉन जो है सो न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट तो किया जा रहा है, लेकिन रिपेल भी किया जा रहा है। किसके द्वारा? ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है? रिपेल किया जा रहा है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? एज अ शील्ड की तरह काम कर रहा है, एज अ स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। मतलब इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में ये शील्ड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। मतलब इसको जो अट्रैक्शन लगना चाहिए वो प्योर अट्रैक्शन नहीं लग पा रहा है, तो इसलिए बोलते हैं इसको ये शील्ड की तरह काम कर रहा है और स्क्रीन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो शील्डिंग की तरह काम कर रहा है उसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और एक्चुअली में जो अट्रैक्शन फील कर रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन के बीच में और ये न्यूक्लियस के बीच में जो रियली में अट्रैक्शन हो रहा होगा उसी को बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। डेफिनेशन एक बार फिर पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड और फील बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हमने भी यही बोला, इस इलेक्ट्रॉन के और इस न्यूक्लियस के बीच में जो रियली में अट्रैक्शन हो रहा होगा उसी को क्या बोलते हैं? जेड स्टार बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो बीच में आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन जो बीच में ढाल बन के आ जाता है, वो क्या करता है? स्क्रीन और शील्ड की तरह काम करता है, उसी को बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट या फिर शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जेड स्टार से निकाला जाता है, लिखा जाता है, और जेड माइनस सिग्मा इसका कैलकुलेशन भी होता है। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन हालांकि आपको ज़रूरत नहीं है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, बस फार्मूला बता रहे हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हो जेड माइनस सिग्मा।
जेड क्या है, जेड होता है जिस भी एलिमेंट के लिए निकालना है उसका एटॉमिक नंबर। सिग्मा क्या होता है, शिल्डिंग कांस्टेंट। इसमें जो है तो सिग्मा का ही कैलकुलेशन होता है। अगर आप सिग्मा निकाल लेते हैं, सिग्मा अगर आप निकाल लेते हैं तो एटॉमिक नंबर पता ही होता है, तो हम सिंपल जेड स्टार निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक अच्छा टॉपिक है जिसको समझना था अपने को। ठीक है, शिल्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियर चार्ज, पहले इसी में समझ लीजिए। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियर चार्ज, अगर समझिए ये प्लस चार्ज है, यहाँ खूब ज़्यादा प्लस चार्ज हो, खूब ज़्यादा प्लस चार्ज हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो, क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। इससे मतलब ही नहीं रखेगा तब, क्योंकि इसके पास क्षमता ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है इसके पास, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है यार, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन हम और सारा भर दें, इलेक्ट्रॉन और भर दें, ठीक है, एक और बटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, मान लीजिए ये, ठीक है, तो और भी इलेक्ट्रॉन इसमें हम भर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका रिपल्सन बढ़ जाएगा। जैसे रिपल्सन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन घट जाएगा। तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ेगी तो अट्रैक्शन घट जाएगा, अट्रैक्शन घट जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा। या तो हम ये भी बोल सकते हैं, अगर इसके ऊपर हम प्लस चार्ज बढ़ा दें, न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज बढ़ा दें, जैसे ये प्लस चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी इनर इलेक्ट्रॉन को, जो हम इलेक्ट्रॉन लिखें, इसी को हम शिल्डिंग कांस्टेंट लिख देते हैं, सिग्मा लिख देते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। समझिए फैक्टर क्या क्या, फैक्टर अफेक्टिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड स्टार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। समझा दिया आपको। अगर इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, अगर अट्रैक्शन कम होगा तो जेड इफेक्टिव कम आएगा। उसी को नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, और सिग्मा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन के लिए। नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब वो स्क्रीन की तरह और बढ़िया से काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आगे आएगा, यहाँ क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, और जेड स्टार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, एंड सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए हाँ, अगर हम अभी बोले थे, अगर हम प्लस चार्ज बढ़ा दें न्यूक्लियस के ऊपर, अगर हम प्लस चार्ज बढ़ा देते हैं तो जेड स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। इसी तरह जस्ट इसका उल्टा, जेड स्टार क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। वही हो गया, कौन सा खेल हो गया यहाँ पे, यही हो गया कि नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे मतलब कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएंगे तो बात बराबर ही है। ठीक है, पांचवा देखिएगा, फॉर द टाइप ऑफ सबसेल, मतलब अगर n का वैल्यू सेम है तो NS, NP, ND और NF के लिए सिग्मा का जो वैल्यू होगा तो सबसे ज़्यादा NS के लिए होगा, फिर NP के लिए होगा, फिर ND के लिए होगा, फिर NF के लिए होगा। ND और NF के लिए कम क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसका पुअर सेल्डिंग होता है। क्यों, क्योंकि इसका साइज़ जो होता है ना, साइज़ बहुत ज़्यादा डिफ्यूज होता है, साइज़ बड़ा होता है, वो साइज़ डिफ्यूज होने के कारण क्या करता है, ये ज़्यादा सेल नहीं कर पाता है। ठीक है, देखिए ठीक है, छठा पॉइंट होता है जो फैक्टर अफेक्ट करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, वो स्पेसीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इस केस में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज जेड स्टार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल होगा, उस एग्जाम्पल को कर लेते हैं। देखिए आपको बताना है ऑर्डर ऑफ जेड स्टार, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर बताना है। हमने अभी 6 फैक्टर पढ़ाया, 6 फैक्टर बताया आपको, जिसमें हमने ये बताया जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बताए Na और Na प्लस में से किसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा, Na प्लस का ज़्यादा हो जाएगा। किसके कंपेरिजन में, Na। सेम यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे क्या है, +2 चार्ज है। ठीक है, तो Mg+2 का जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा, फिर Mg+1 का, फिर क्या हो जाएगा, Mj का जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी सेम हो जाएगा, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, फिर इसका ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या माइनस है, तो क्या होता है, जेड स्टार जो होता है सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, तो जिसका अब बताओ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो नेगेटिव सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, जेड स्टार किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा N-1, फिर N-2, फिर किसका हो जाएगा, N-3 का हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला एग्जांपल क्या अपने पास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का एग्जांपल दे दिया। सबसे पहले काउंट कीजिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 7, 3 माइनस चार्ज है तो +3 जोड़ दीजिए 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 माइनस चार्ज है, जोड़ दीजिए 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, इसमें 1 माइनस चार्ज है, जोड़ दीजिए 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1 प्लस चार्ज है, -1 कर दीजिए, कितना हो गया, 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, +2 चार्ज है तो -2 कर दीजिए, कितना हो गया, 10। एल्युमिनियम का कितना होता है, 13,
और इसमें प्लस 3 चार्ज है तो माइनस का 3 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 10। देखिए ये सारा क्या हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ गया, सारा का सारा क्या आ गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर स्पीसीज आ गया। तो इस केस में हम आपको बताए थे जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ जाए तब जो है तो जेड स्टार जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो अब बताओ सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? Al+3 का। तो जेड स्टार का ऑर्डर क्या हो जाएगा? Al+3, मैग्नीशियम +2, सोडियम +1, उसके बाद F-, उसके बाद O-2 और उसके बाद N-3। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह से आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बस आपसे ऑर्डर पूछेगा और कभी भी आपसे कैलकुलेशन जो हमने फार्मूला बताया जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, इस पे क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा। बस ये ऑर्डर पूछ लेगा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो फैक्टर किस फैक्टर जो है सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इफेक्ट करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए पीरियोडिसिटी ऑफ जेड स्टार इन पीरियोडिक टेबल, किस तरह से जेड स्टार जो है जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में और पीरियड में बढ़ता है या फिर घटता है। देखिए लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसके कारण से क्या होता है अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। जैसे ही अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा साइज। इसीलिए आप जानते हैं जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्या होता है? साइज डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, देखिए ये तो हो गया किसमें? लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियड के केस में। ग्रुप के केस में क्या होगा? जब ऊपर से नीचे जाते हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आल्सो इंक्रीजेज एंड कैंसल टू ईच अदर। देखो क्या होता है साइज भी बढ़ता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ता है, तो ये दोनों फैक्टर क्या करता है? एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। इसी तरीके जैसे ही हम सेकंड पीरियड से ग्रुप में सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? थोड़ा बहुत घटता है। लेकिन जैसे ही हम थर्ड पीरियड से और आगे वाले पीरियड में जाते हैं तो जेड स्टार क्या होता है? कॉन्स्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बस दो बात ध्यान में रखनी है, लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज घटता है, और अप टू डाउन जाने से जो है सो जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो है सो साइज इसमें बढ़ता है। इसमें क्या होता है? साइज जो है सो इंक्रीज करता है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाता है तो इसका साइज भी क्या होता है? बढ़ते जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ ठीक है, अपने को बस इस वीडियो में यहीं तक पढ़ना था। क्या पढ़ना था? मेन यही था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शेल्डिंग कांस्टेंट। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शेल्डिंग कांस्टेंट क्या था? शेल्डिंग कांस्टेंट ये था जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो एज ए शील्ड और स्क्रीन की तरह काम करता है, और जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो रियली में जो अट्रैक्शन हो रहे होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। कुछ फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, जो जेड स्टार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, जेड स्टार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जेड स्टार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सेम वैल्यू ऑफ एन। सबसे ज़्यादा सिग्मा किसका? एनएस का, फिर एनपी का, फिर एनडी का, फिर एनएफ का। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जेड स्टार क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे, आप इस एग्जाम्पल को कर लीजिएगा। उम्मीद है इसी एग्जाम्पल में से कुछ आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप तो फैक्टर तो समझ ही गए हैं ना, एग्जाम्पल कुछ भी आ जाए आपको करने से मतलब है। ठीक है, और ये पीरियोडिसिटी लेफ्ट टू राइट से जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज घट जाता है, अप टू डाउन में जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, फिर भी साइज जो है सो बढ़ता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? साइज ऑफ एटम। क्या करेंगे? डिस्कस साइज ऑफ एटम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे वैन वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइज ऑफ एटम के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इस लेक्चर के रिगार्डिंग जो भी नोट्स हैं वो आपके टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।